हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 21 नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक हमारा था सब्लिमेशन। अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जा करके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर के 22 नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है इवापोरेशन। तो आइए देखते हैं। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, वाटर, एक बड़ा सा बकेट में या एक बाउल में, एक कटोरे में आप 1 लीटर पानी ले लीजिए। इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए, वाटर, या इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बकेट में ले लीजिए या बॉल, दैट मीन्स कटोरे में ले लीजिए, और इसको बाहर खुले में 4 से 5 घंटे तक छोड़ दीजिए। ऐसे ही 4-5 घंटे बाद इस बॉल को या इस बकेट को लाकर जब इसके पानी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यह अब 1 लीटर नहीं रह जाएगा। यह जो है इसका अमाउंट यह कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया? क्योंकि जो इसमें वाटर था उसके पार्टिकल्स जो थे कुछ, वह एयर में जाकर के मिल गए, मिक्स हो गए जाकर के। इससे निकल करके लिक्विड फॉर्म में जो वाटर था तो वाटर के पार्टिकल्स वाटर से निकल करके एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए जो है वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग के केस में पढ़ा था कि जब तक बॉइलिंग पॉइंट तक कोई लिक्विड नहीं चला जाता है तब तक वह गैस स्टेट में नहीं जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था वेपोराइजेशन और बॉइलिंग के केस में कि जब तक कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ना लाएं, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी इसे हम लोग लेटेंट हीट देते थे, लेटेंट हीट, तब जाकर के जो है यह वाटर या कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाने के बाद जो है वह गैसियस फॉर्म में बदलता था। लेकिन यहां तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे ही खुले में हम लोगों ने वाटर को छोड़ दिया यूं ही, और यह जो है गैसियस स्टेट में बदल गया। तो यह तो वेपोराइजेशन के केस में होता था, लेकिन इवापोरेशन के केस में यही होगा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही लिक्विड जो है वह गैस में बदल जाएगा। इसी को तो वेपोराइजेशन हम लोग कहते हैं। वेपोराइजेशन के केस में जो है लिक्विड, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में ही लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। यही इवापोरेशन के केस में होता है। तो हम लोग इवापोरेशन को डिफाइन करते हैं कि इवापोरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, देखते हैं। Evaporation, the process in which liquid changes into gas even below its boiling point। मतलब होगा the process in which liquid changes into gas even below its boiling point। That means अगर आपसे कोई पूछे कि इवापोरेशन है क्या, तो आप सिंपल वर्ड में उसे बताइएगा कि इवापोरेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में ही जो है वह लिक्विड से गैस में बदल जाता है, और यही हम लोगों ने लिखा। तो कोई भी आपसे पूछे तो इवापोरेशन का डिफिनेशन आप बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस इवापोरेशन का कारण क्या होता है। वह कौन सा कारण है जिसके कारण जो है बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले ही लिक्विड गैस में बदल जाता है। एक चीज और नोट कीजिएगा कि वेपोराइजेशन और बॉइलिंग के केस में लेटेंट हीट की आवश्यकता होती थी, लेटेंट हीट, और इसमें भी इवापोरेशन के केस में भी जो है लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी।
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटेंट हीट के बिना कोई भी लिक्विड गैस में नहीं बदल सकता है। तो हम वेपोराइजेशन के केस में भी लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, बॉइलिंग के केस में, और इवापोरेशन के केस में भी लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी। भले ही वह जो है लिक्विड वह बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे ही जो है लिक्विड से गैस में बदल जाए, लेकिन लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इवापोरेशन का रीजन क्या है, वह कौन सा कारण है जिसके कारण जो है लिक्विड गैस में बदल जाता है। इवन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे भी जो है लिक्विड गैस में बदल जाता है। वाटर को आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, फिर भी यह जो है लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। तो वह कौन सा कारण है जो इवापोरेशन को कराता है? तो कारण यह है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वह सारे के सारे पार्टिकल्स एक समान मोशन में नहीं होते हैं। एक समान काइनेटिक एनर्जी सभी के पास नहीं होता है। सभी पार्टिकल्स के पास अलग अलग मोशन, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वैसे पार्टिकल्स, लिक्विड के वैसे पार्टिकल्स जिनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, वह धीरे धीरे लिक्विड के सरफेस को छोड़ते रहते हैं और छोड़ते छोड़ते एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे भी। तो यही इवापोरेशन का कारण होता है कि जो पार्टिकल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में होते हैं जिस लिक्विड के, तो वह धीरे धीरे लिक्विड के लेयर को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद वह जो है गैस में मिक्स हो जाते हैं। तो इवापोरेशन का यही कारण हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इवापोरेशन का, कि इवापोरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम लोग धूप में कपड़े को स्प्रेड कर देते हैं, भीगे हुए कपड़े को स्प्रेड कर देते हैं रस्सी पे और वह सूख जाता है। इसके पीछे कारण जो है वह इवापोरेशन है। वाटर जो था वह इवापोरेट कर गया और एयर में जाकर के मिक्स हो गया। तो पहला एग्जाम्पल है कि हम लोग जो है वेट क्लॉथ को जब रस्सी पे हम लोग धूप में स्प्रेड कर देते हैं और वह सूख जाता है, यह पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में नदी और तालाब जो है सूख जाते हैं, वह भी इवापोरेशन की वजह से सूख जाते हैं। उनके वाटर जो हैं वह इवापोरेट करके एयर में मिक्स हो जाते हैं। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो समुद्र के पानी से नमक हम लोग तैयार करते हैं, कॉमन साल्ट, जो नमक हम लोग खाने के इस्तेमाल में लाते हैं। तो वहाँ पे भी इवापोरेशन का ही प्रयोग किया जाता है। वाटर जो होता है, समुद्र का वाटर, वह इवापोरेट कर जाता है और उसमें जो नमक मिक्स होता है वह जो है सॉल्ट, वह हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा इवापोरेशन का। अब हम लोग देखेंगे कि वह कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। वह कौन से फैक्टर हैं जिस पे इवापोरेशन जो है डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, वह फैक्टर जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसे हम लोग 23 नंबर टॉपिक में देखेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वह टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। दूसरा जो है फैक्टर वह है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जगह। तो सरफेस एरिया भी जो है वह इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। तीसरा है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी है, वह इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। और चौथा फैक्टर है वह विंड स्पीड है। विंड स्पीड जो है वह भी इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। अब हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे कि टेम्परेचर किस प्रकार से इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, सरफेस एरिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है और विंड स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इसको देखते हैं। पहला टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन तेज हो जाएगा, मतलब तेजी से इवापोरेशन होने लगेगा किसी लिक्विड का। दैट मीन्स जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम लोगों ने जब इंक्रीज किया, इंक्रीज करते हैं जब, तो इवापोरेशन जो है तेजी से होने लगता है। दैट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी जो है वह बढ़ जाता है। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा, और जब हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है डिक्रीज हो जाता है।
और एक चीज इसमें नोट कीजिएगा टेम्परेचर में, जो कि टेम्परेचर को कहाँ तक बढ़ाएंगे, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे वाटर का केस लेते हैं अगर, तो वाटर को कहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक। वहाँ से तो ज़्यादा वाटर का नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग अल्कोहल का बात करते हैं तो 78 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम मरकरी का बात करते हैं तो 357 डिग्री सेल्सियस तक। यहीं तक, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट पे जो इवापोरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है इवापोरेशन पे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर को हम लोग घटाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। अब हम लोग दूसरा फैक्टर देखेंगे कि वह जो है किस प्रकार से इवापोरेशन को प्रभावित करता है। आप नोट भी करते जाइएगा इसे। देखिए दूसरा फैक्टर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर हम लोग सरफेस एरिया को जब हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वह बढ़ जाता है। जब हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, और जब हम लोग सरफेस एरिया को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। यही कारण है कि जब हम लोग वेट क्लॉथ को, भीगे हुए कपड़े को जो है एक जगह मोड़ करके नहीं रख देते हैं, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा जगह में उसको जो है हम लोग स्प्रेड कर देते हैं भीगे हुए कपड़े को, और वह जल्दी से सूख जाता है। तो सरफेस एरिया जो है इवापोरेशन को इस प्रकार से इफेक्ट करता है कि अगर सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इवापोरेशन तेजी से होने लगेगा, जल्दी जल्दी। और जब हम लोग सरफेस एरिया को घटा देते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। यह जो है सरफेस एरिया जो है इवापोरेशन को इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम लोग तीसरा जो है फैक्टर देखेंगे कि तीसरा फैक्टर किस प्रकार से इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तीसरा जो फैक्टर है वह है ह्यूमिडिटी। पहले हम लोग समझेंगे कि ह्यूमिडिटी है क्या। तो ह्यूमिडिटी जो है वह वाटर वेपर का जो है एयर में जितना प्रेजेंस होता है, वाटर वेपर का जितना अमाउंट एयर में मिक्स होता है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जब हम लोग ह्यूमिडिटी को जब हम बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन जो है जब हम लोग ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वह घट जाता है, और जब हम लोग ह्यूमिडिटी को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वह बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, दैट मीन्स बरसात के सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है जनरली, और समुद्री एरिया का जो है ह्यूमिडिटी बढ़ा रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास जो है इवापोरेशन होते रहता है और एयर में जो है वह वाटर वेपर का अमाउंट मिक्स होते रहता है, इसलिए समुद्री एरिया में या बरसात के दिनों में जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। तो उस समय जो है कपड़े धीमे गति से सूखेंगे। जब कपड़े को आप स्प्रेड कीजिएगा रस्सी पे तो धीरे धीरे जो है वह सूखेंगे, और यही कारण होता है कि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जाता है तो बरसात के दिनों में पसीना तो शरीर से आता है लेकिन वह सूखेगा नहीं, चिपचिपा महसूस होगा हम लोग को। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवापोरेशन घट जाता है। और देखिएगा ह्यूमिडिटी कम कब होता है? गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होता है तो गर्मी के दिनों में कपड़ा जो है तेजी से सूख जाता है, और गर्मी के दिनों में पसीना आएगा लेकिन पसीना भी जल्दी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होता है और रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए सूख जाता है। तो ह्यूमिडिटी जो है हमारा इवापोरेशन को इस प्रकार से इफेक्ट करता है कि ह्यूमिडिटी को जब आप बढ़ा दीजिएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वह घट जाएगा, और ह्यूमिडिटी को जब आप घटा दीजिएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए इस फैक्टर को भी। अब हम लोग देखेंगे चौथा फैक्टर जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है।
देखिए चौथा फैक्टर, विंड स्पीड। विंड स्पीड जब हम लोग विंड स्पीड को, ये चौथा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, विंड स्पीड। तो जब विंड स्पीड को, दैट मीन्स हवा की गति को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और जब हम लोग विंड स्पीड को जो है घटा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घट जाता है। तो चौथा फैक्टर हम लोगों ने देखा जिस पे जो है इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो यह चौथा फैक्टर हमारा था विंड स्पीड, और विंड स्पीड को बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, विंड स्पीड को घटाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है। अब हम लोग 24 नंबर टॉपिक में देखेंगे कि कूलिंग काउज्ड बाय इवेपोरेशन, दैट मीन्स इवेपोरेशन के द्वारा क्या क्या ठंडक प्रभाव पड़ते हैं। दैट मीन्स ठंडा करने में भी इवेपोरेशन का योगदान होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कोई भी लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होता है उसे। किसी भी लिक्विड को इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होता है, लेटेंट हीट चाहिए। और लेटेंट हीट जहां से लिया जाएगा वह उस वस्तु को ठंडा करेगा। जैसे एनीथिंग, कोई वस्तु है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, और इससे जब लिक्विड इवापोरेट होगा तो यह लेटेंट हीट चाहिए होगा लिक्विड को इवापोरेट होने के लिए और गैसियस फॉर्म में जाने के लिए। तो यह लेटेंट हीट जो है यह इसी वस्तु से लेगा, और जब इस वस्तु से यह लेटेंट हीट लेगा तो यह वस्तु जो है, कहीं से हीट निकलता है तो वह वस्तु कूल हो जाएगा, दैट मीन्स ठंडा होगा। तो किसी वस्तु में अगर हम लिक्विड रखे हुए हैं और लिक्विड वहां से इवापोरेट हो रहा है, तो इवापोरेट होने के लिए लिक्विड को लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, और वह जो लेटेंट हीट है वह उसी वस्तु से लेगा जहां पे वह लिक्विड रखा गया है। तो इस वस्तु से ही यह लेटेंट हीट लेगा, और लेटेंट हीट लेने के कारण यह वस्तु जो है ठंडा होगा। तो यही हमारा था कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन। अब हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल से हम लोग इसको और जो है डिटेल से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला जो एग्जाम्पल है हमारा कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन का, वह है कि आप अपने हथेली पे, यहाँ पे इस तरफ या इस तरफ स्पिरिट, ईथर या पेट्रोल डालिए। इस पे थोड़ा सा पेट्रोल जैसे ही डालिएगा आप, तो आपको ठंडक सा महसूस होगा। ठंडक महसूस होता है, पेट्रोल, ईथर या आप स्पिरिट डालिए, तीनों में से किसी को भी अगर रखिएगा तो आपको ठंडक महसूस होगा। वो ठंडक क्यों महसूस होता है? तो वह स्पिरिट या जो पेट्रोल है वह लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड से वह गैसियस फॉर्म में जाने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होगा उसे। लेटेंट हीट जो है वह हमारे हाथ से लेगा वह, और जैसे ही हमारे हाथ से वह हीट निकलेगा तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो पहला एग्जाम्पल है कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन का यही, कि अगर हम लोग पेट्रोल या स्पिरिट रखेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि गर्मी के दिनों में हम लोग हांडी या मटकी जो होता है उसमें पानी रखते हैं ठंडा करने के लिए। ठंडा कैसे होता है? वह मटकी के जो है वॉल्स, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे हमेशा जो है वाटर रिसते रहता है, और जो वाटर रीस करके उस मटकी के सरफेस पे आएगा वह इवापोरेट होगा, और वह इवापोरेट होने के लिए उसे लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी। तो लेटेंट हीट जो है वह हांडी से लेगा, और हांडी के अंदर रखा हुआ पानी से जो है वह लेटेंट हीट लेगा, और जैसे ही लेटेंट हीट हांडी और उसके अंदर रखा हुआ पानी से वह लेगा तो वह जो है पानी और मटकी दोनों ठंडा हो जाता है। तो यह दूसरा एग्जाम्पल है कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन का। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना क्यों निकलता है। वह इसलिए निकलता है क्योंकि हमारा शरीर जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए पसीना छोड़ता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो वह पसीना इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होने के लिए पसीने को लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, और वह लेटेंट हीट जो है हमारे शरीर से प्राप्त करेगा।
और जैसे ही हमारे शरीर से लेटेंट हीट निकलेगा तो वह जो है हमारा शरीर वह कूल फील करेगा, ठंडा फील करेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर हमारे शरीर का मैनेज रहेगा। तो टेम्परेचर को मैनेज रखने के लिए हमारा शरीर जो है गर्मी के दिनों में पसीना छोड़ता है। यह तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि पेड़ के पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे वह जो है वाटर को रिलीज करता है पत्ते के पोर्स के द्वारा। तो वह क्यों रिलीज करता है? वह भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिलीज करता है। जब वह वाटर को रिलीज करेगा अपने पत्ती के द्वारा, लीव्स के द्वारा, तो क्या होगा कि वह जो वाटर आएगा तो वह इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होगा उसे भी। तो लेटेंट हीट जो है वह वाटर वह उस पत्ती से लेगा और आसपास के जो सराउंडिंग है वहां से लेगा। इसीलिए आप गर्मी के दिनों में जब पेड़ के निकट जाइएगा, नजदीक जाइएगा, तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो यह चौथा एग्जाम्पल था कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन का। एक और एग्जाम्पल है कि गर्मी के दिनों में जो है कॉटन का शर्ट पहनना चाहिए, कोई दूसरा सिल्क या अदर जो है क्लॉथ्स उन सबको नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन का जो है कपड़ा वह वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है। दैट मीन्स वाटर जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। तो जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है ना, उसे वह जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा, और जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा तो इवापोरेशन भी जल्दी से होगा। इवापोरेशन जल्दी से होगा तो लेटेंट हीट जल्दी से निकलेगा, और जल्दी से जब लेटेंट हीट निकलेगा तो हम लोग जल्दी से कूल फील करेंगे तो और कंफर्टेबल भी फील करेंगे। तो गर्मी के दिनों में कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है कि आप गर्मी के दिनों में जब पंखा में या कूलर के नज़दीक जाइएगा तो आपको ठंडक महसूस होता है। ठंडक इसलिए महसूस होता है कि आप गर्मी के दिनों में जब जाते हैं पंखे के नज़दीक तो आपके शरीर से पसीना निकल रहा होता है और वह इवापोरेट होने लगता है। जब आप एयर के कांटेक्ट में आइएगा तो हम लोगों ने पढ़ा कि विंड स्पीड बढ़ाने से जो है इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो जैसे ही पंखे के नज़दीक आप आइएगा तो विंड स्पीड बढ़ गया पंखा के हवा से, तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। इवापोरेशन बढ़ जाएगा तो लेटेंट हीट आपके शरीर से वह लेगा और आपको जो है ठंडक महसूस होता है। तो यह सब जो था कूलिंग काउज्ड बाय इवापोरेशन का एग्जाम्पल था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इससे आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।